चलिए देखिए क्या दिया हुआ है हमें। शुरुआत की थी क्या? चलिए देखिए इसके अंदर पहले थोड़े से कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो बात करते हैं थोड़ा टाइप ऑफ कोर्सेज की। तो लिखो बेसिक कोर्सेज, बेसिक और फंडामेंटल कोर्सेज ऑफ नेचर, बेसिक और फंडामेंटल कोर्सेज ऑफ नेचर, बेसिक और फंडामेंटल कोर्सेज ऑफ नेचर, बेसिक और फंडामेंटल कोर्सेज ऑफ नेचर। आटे रेडी बस पहले ये 10 मिनट पहले सेटल होकर रहना पड़ा है। बेसिक और फंडामेंटल कोर्सेज ऑफ नेचर, ये टीचर आए ना उससे पहले उसका बुक निकाल के बैठना होता है। हर चीज बेटा समझाने में होना होती है। बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, उसमें सबसे पहला फोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने डिस्कस किया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखो अभी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। और किनके बीच में लगता है? इस नेचर के, इस यूनिवर्स के कोई भी दो मासेस ले लो, उन मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। उन मासेस के बीच में क्या लगे? हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर वो दो मासेस है, कोई भी हो सकते हैं। इतना शॉकिंग रिएक्शन चल रहा था। तो अब वो चाहे वो मासेस ये दो मार्कर हो, चाहे वो आप खुद आपस में दो मासेस हो, आपका बैग और आप हो, कोई भी हो, इस यूनिवर्स के कोई भी दो मासेस हैं, उनके बीच में 100% अट्रैक्टिव फोर्स है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, तो इस दुनिया का कोई भी मास, इस नेचर का हर एक मास आपसे प्यार करता है, और उसी प्यार को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया है? हाँ, अब वो फोर्स बहुत कम है, वो अट्रैक्टिव फोर्स का अमाउंट जो है वो काफी कम है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इस नेचर का सबसे बिगेस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसा नहीं है कि अभी कल को जाके किसी लड़की को जाके बोल दिया योग अपन ने कि आप वो जाके बोलना नहीं, वो हर मास के बीच में, वो तो लड़के लड़की के बीच में भी लग रहा है। अभी आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा बात ये क्या है? इट इज द बिगेस्ट फोर्स weak force in nature. It is the weak force in the nature. It is the weakest force in the nature. Nature का सबसे weak force है, ठीक है। Then उसके बाद में इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज जो है
वो क्या है हमारा, आप देखो आप यहाँ से इस कोई भी ऑब्जेक्ट को किलोमीटर तक भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से तो भी उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो इसका मतलब इसका रेंज काफी ज्यादा होता है। वी कैन से दैट इसका रेंज क्या है, वाइड रेंज। क्या है इसका रेंज, वाइड रेंज। उसके बाद में ये डिपेंड करता है जो कोई भी मासेज है उनके बीच में डिस्टेंस में, अगर डिस्टेंस हाई है मतलब डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, मासेज दूर दूर है, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। जितना क्लोज होंगे मासेज उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F = G/m2/r²। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, तो यहाँ पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r², है ना। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r²। तो इसका मतलब ये कौन सी लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिखा है क्या ये हमने, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन से लॉ को फॉलो करता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बेसिकली ये फोर्सेस होता है चार्जेस के बीच में, किसके बीच में, अब सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी कोई चार्ज होंगे उन चार्ज पार्टिकल के बीच में, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में कौन सा होगा बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया है। क्लियर हो गया है। अब ये जो फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वजह से जो फील्ड आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं सिर्फ फोर्सेस के नाम बता रहा हूँ, दैट्स इट। बिल्कुल बोलते हैं ना, सिर्फ अभी हम फोर्स के नाम समझ रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा इनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ो। क्लियर है। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस हमने देखे, जो दोनों चार्जेस देखे, रेस्ट पे थे, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। अगर यही दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन हो, क्या हो, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ मोशन एक और फोर्स आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब चार्जेस मोशन में होंगे उस केस में एक तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आएगा मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड आएगा, और जो फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे के ऊपर वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा बिटवीन दी टू चार्जेस इन relative motion with each other, in relative motion with each other। क्लियर हो गया यहाँ पे। इस फोर्स की वजह से क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें क्या हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ये फोर्स भी जो है किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगर चार्ज पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी कम होगा, चार्ज पार्टिकल पास में होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर मास में था, इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना था F = G/m1m2/r², यहाँ मास की जगह पे आ जाते हैं चार्ज, और G की जगह पे आता है एक और कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं K।
तो यहाँ फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाएंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी हमें क्या समझ में आया, ये भी क्या किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है ये सबको समझा अभी? क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ में, जो पार्टिकल क्लोज होते हैं, इनवर्स लॉ मतलब R का वैल्यू कम होगा तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा। क्लियर हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद में ये कौन से फोर्स है, ये वाइड रेंज तो नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज। क्या बोलेंगे इसको हम, लॉन्ग रेंज से क्या समझ में आया कि भाई देखो यहाँ किलोमीटर्स तक भी ऑब्जेक्ट दूर दूर होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर वो मीटर्स, वो गैप जो होता है वो किसमें होता है, मीटर्स में गैप रहता है। तो इसीलिए इस रेंज को क्या बोल देते हैं हम, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज किसको बोलेंगे, मतलब बहुत छोटा सा गैप, बहुत कम गैप, माइक्रोमीटर नैनोमीटर, इतना कम गैप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज। क्लियर। तो थर्ड जो हमारा टाइप ऑफ फोर्स है वो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। हम नाम से ही समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला। और इसी न्यूक्लियर फोर्स का भी हमारे पास में दो वैरायटी है। पहला वैरायटी कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या समझ में आता है, देखो एक सिंपल सा फंडा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, जैसे WWE देखा है हम लोगों ने, उसमें हमारे अंडरटेकर, केन, मिस्टीरियो, बटिस्टा, खली, ये पुराने वाले क्या कि नए कौन है, रोमन, वो ये दो चार इनको भी रख देते हैं। अब ये सब उस रिंग के अंदर बैठे हुए हैं, सब उस रिंग में। क्या सब एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं या एक दूसरे से भयंकर उनके बीच में लड़ाई, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। ये बोलूं मैं सिंपल सा, मतलब सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और उनको हमने एक छोटे से रिंग के अंदर, एक छोटे से स्पेस में बैठाया हुआ है। मतलब जो लड़ने वाले हैं उनको सबको आपके जैसे ऐसे साथ में बैठाया है। क्या वो आराम से बैठेंगे या एक दूसरे को रिपल्सिव, तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करके दूर भगाने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम उनको सबको एक साथ बैठा के रख रहे हैं, इसका मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो इस नेचर का क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रहा होगा। यस और नो। तो बाहर से इन सबको एक साथ कौन बैठा सकता है ऐसे चुपचाप मुंह पे हाथ रख के, अंबानी जी सबसे बड़ा जो है। अगर वो बाहर से बोल दे कि सबको एक साथ लाइन में बैठना है तो बैठ जाएंगे, वो कई दिक्कत है। तो सबको जो है साथ में बैठाया हुआ है। वैसा ही इसमें कुछ हो रहा है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एक से ये जब तक लिखो कॉपी करो। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में हमने क्या देखा था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं क्या? प्रोटॉन्स के बीच में होता है रिपल्शन। क्यों? क्योंकि वो सारे ही क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर भी वो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है ना, एटम का ही साइज 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो न्यूक्लियस का तो 10 टू द पावर -15 मीटर, अब सोचो बहुत छोटा। उतने से स्पेस में सारे रिपल्सिव पार्टिकल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो जिस फोर्स ने सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखा है, होल्ड करके रखा है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। इतना लेट कैसे हो गया? घोड़ा ने बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, पूरा और लेट हो जाता तो दूसरे लेक्चर में आ जाते हैं।
थोड़ा जल्दी लिख लो ना ताकि अभी आगे देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या आएगा देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है वो है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? अब जैसे हमारी क्लास में बात करते थे, मान लेते हैं युग को ही लेते हैं हम। अब युग जो है इस क्लास में सबसे अनस्टेबल इंसान है, सबको पता है। उसका मन करता है कि कैसे लेक्चर खत्म हो जाए, अभी इस लेक्चर में बाहर जाऊं, बाहर की दुनिया में घूमूं, बाहर ही रहूं, ऊपर घूमूं, नीचे घूमूं, इधर उधर घूमता रहूं, बॉक्स प्लाजा जाऊं। क्लास में उसका थोड़ा मन कम है ना, स्पेशली फिजिक्स की क्लास के अंदर। तो अब जब है, अगर मैं युग को बोलूँ, अब युग इधर उधर बात तो करते हुए मिल ही जाता है, तो युग को मैं बोलूँ क्लास के बाहर चले जाए, तो क्या युग आराम से चला जाएगा या थोड़ी देर नाटक करेगा? थोड़ा बहुत नाटक करेगा, ऐसा नहीं अगली बार पर मनोज जा तो चुपचाप जो है आराम से, क्योंकि दिल चाहता है बाहर जाना, तो अब जो है वो आराम से बाहर चला जाएगा। ये सुनो, तो युग को मुझे क्लास से बाहर निकालने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने। क्लियर है? भाई हमारी क्लास में स्टेबल कौन है? जैसे मान लेते ये दीदी को लेते हैं, अब ये क्या है क्लास में स्टेबल, इनका मन लग रहा है कि हाँ पढ़ाई वढ़ाई करनी, तो अब इसको बाहर निकालने का मन है मेरे को, इसको क्लास से बाहर निकालना, तो ये जाएगी नहीं थोड़ी देर, नहीं मैं तो मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती, वो गलती, बहुत देर तक नाटक करेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल। तो अनस्टेबल को क्लास से बाहर निकालना हो और स्टेबल को क्लास से बाहर निकालना है, तो किसमें ज्यादा एफर्ट लगेंगे? अनस्टेबल में हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। वैसे ही कुछ न्यूक्लियस जो है, कुछ न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट में अनस्टेबल कंडीशन में, किसमें होते हैं? उन अनस्टेबल न्यूक्लियई के डीके के लिए, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना बोलेंगे, ठीक है ना। अब तो हमारे नीचे से हट गया रेडियो एक्टिविटी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो है एटम्स में बताएंगे थोड़ा बहुत। तो रेडियो एक्टिविटी जो है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियई का डीके होता है, उसमें से न्यूक्लियस में से जो अनस्टेबल पार्टिकल्स है वो निकलते हैं अल्फा बीटा डीके। उनके अनस्टेबल न्यूक्लियई के डीके के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? दी न्यूक्लियर फोर्स। तो ये किसके लिए है? फोर्स विच रिक्वायर टू डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियई। डीके मतलब बाहर निकालना, अनस्टेबल न्यूक्लियई लिख लीजिए। तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है सारे टाइप्स ऑफ फोर्स कि भाई जो जो हमारे फोर्स के टाइप है उन सारे टाइप्स ऑफ फोर्स का मैंने आपको क्या दे दिया है? एक बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो मैंने आपको दे दिया है। लिख दो फटाफट स्पीड ऑफ लाइट को। हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फोर्स, बाकी लोग लिखते रहेंगे फटाफट। इसमें हमने सबसे पहला पढ़ा है 3 टाइप के फोर्स हमने देखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी मासेस इस नेचर की उनके बीच में लगता है, और इस नेचर का सबसे वीक फोर्स जिसको अगर मैं बोलूँ तो वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल। तो हम वीक फोर्स बोलेंगे। आप कोई भी जैसे मार्कर को भी नीचे थ्रो कर देता हूँ तो नीचे जरूर, यहाँ से अगर मैं ड्रॉप, यहाँ से अगर लीव करता हूँ तो नीचे ही जाएगा बिकॉज ऑफ द अर्थ का अट्रैक्शन, पर नीचे से उठाना भी मेरे लिए उतना ही ईजी है। ऐसा नहीं कि अर्थ ने एकदम टाइटली उसको पकड़ के रखा है। जैसे मैग्नेट है, 2 मैग्नेट को सेपरेट करने में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन मार्कर को अर्थ से, मार्कर को हमारी बॉडी से दूर करने में हमें उतना एफर्ट देना नहीं पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं वीक फोर्स। रेंज काफी वाइड है, आप यहाँ से किलोमीटर तक ऑब्जेक्ट को ऊपर देखो तो भी वो अर्थ इसको अट्रैक्ट करने कितने, मतलब काफी हाई रेंज जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत दूर तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, F = G/m/m2/r²। उसमें r का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी मास। तो अगर r का वैल्यू इनवर्स में आ रहा है यहाँ पे,
आर का वैल्यू बढ़ेगा तो एफ का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होगा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स में स्क्वायर वाले टर्म है, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसके बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में, है ना। अब जैसे एक, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन से हैं, ये एक और यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ। जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जितने भी कांटेक्ट फोर्स कैसे हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो कांटेक्ट की वजह से आते हैं। जैसे अभी मैं अगर इस डोर के साथ में अभी कांटेक्ट में हूँ, तो मेरी बॉडी के पार्टिकल और इस डोर के जो पार्टिकल्स होंगे, मेरी बॉडी में जो चार्ज होंगे, इस डोर में जो चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। क्लियर है। तो हमारे दोनों की बॉडी में जो चार्जेस है, उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। उसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है, ये आपने देखा होगा आजकल वो यूट्यूब पे बहुत आ रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ये जैसे ये बैठा हुआ है, इसके ऊपर में एक बुलन जो है, बुलन का कुछ भी क्लोथ रखा है, और उसको अगर मैं खींचता हूँ तो इसके अंदर चार्जेस आ जाते हैं, फिर वो गैस को हाथ लगाता है, गैस चल जाता है। तो द रीजन, और आपने भी कभी देखा होगा, कभी कभार हमारी बॉडी है ना, हम किसी पे टच करते हैं, करंट सा आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं क्या मेरे में करंट है, मतलब करंट सबकी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी में चार्जेस है, बट बिकॉज ऑफ द कोई रबिंग हुआ हो या हमने हाथ इस तरह से रब किए हुए हो, तो उससे होता क्या है, उस रबिंग की वजह से चार्जेस एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उस वजह से होता है। ये आपको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अंकित से बताएंगे। हाँ, तो वो रबिंग की वजह से, तो मतलब इन शॉर्ट, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तो पहली बॉडी और दूसरी बॉडी के चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ऑल कांटेक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईएम फोर्स, कौन से फोर्स हो गए ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो वो जितने कांटेक्ट फोर्सेस हो गए वो सारे, चाहे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन हो, सारे ये आ गए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आया बिकॉज दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लिखा है। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, सेम चार्ज रिपल्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, वही चार्जेस मोशन में होते हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब भी लग रहा है तो चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें होंगे, मोशन में। उस मोशन की वजह से एक तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। क्लियर? मोशन कांटेक्ट की वजह से नहीं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। ये जैसे एक चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये मूव कर रहे हैं। हाँ, अगर कांटेक्ट में हुए तो वो कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो कांटेक्ट फोर्सेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट ही हो। अब ये हमारे मान लीजिए ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, कोई भी रॉड है, इसको हमने चार्जेस दे दिए, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ चार्ज की वजह से, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, उस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ये वाला आप कहाँ पढ़ोगे, MEEC करके चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको जो है एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा MEEC, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। EMI में आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ हम नाम समझ रहे हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देन न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, एटम्स। दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले में क्या होता है कि जितने भी प्रोटॉन्स है, जो कि सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, उनको होल्ड करके न्यूक्लियस में रखा है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और वीक क्या है, जो अनस्टेबल है, उसके डीके के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलेंगे। आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ये मैं सेफ साइड में बताया है, एक बार सालों पहले CET में क्वेश्चन पूछा था, तो बस सेफ साइड में आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और जो क्वेश्चन पूछा है वो तो मैं आप लिखूंगा। ये सिर्फ उन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया है मैंने, इंट्रोड्यूस, बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। जनरली बहुत सारे टीचर्स इसको लिखवाते भी नहीं है, हम सिर्फ सेफ साइड में जो है इसको
चलिए हो गया लिख के, अभी तो चालू ही है। वो ज्यादा फीलिंग हो गई। जी चलिए अभी नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं बड़ा अच्छा। अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इधर, ये वॉइस शांत बैठ 4 सेकंड बाद, ठीक है शांत, नहीं तो मैं क्लास नोट्स इनको सेंड कर दूंगा। पहले डायरेक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, और ये स्क्रू गेज एंड वर्नियर थे, ये जो टूल्स हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले, बात जिसने किया है सीधा इनटू 10, मतलब नाम ही लिखते हैं, मैंने दिया है। 2-3 बैच वाले लिख रहे हैं बेचारे, रोते हुए मैसेज किए 10 उन्होंने, पेरेंट्स से कॉल के मैंने मनाई कि कुछ भी लिखना है मतलब लिखना है। इधर पढ़ो, पढ़ते टाइम आवाज नहीं आनी चाहिए। एफजी मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। एफजी मतलब क्या हो गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज इक्वल 1:10 टू द पावर, यह आ जाएगा 25 टाइम्स। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो दूसरा फोर्स जो लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम्स है? 10 टू दी पावर 25 टाइम्स है। ये हो जाएगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इतना भी वीक नहीं है। सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 10 टू दी पावर 25 टाइम्स। उससे स्ट्रॉन्ग कौन है फिर? 10 टू दी पावर 36 टाइम्स। ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उससे स्ट्रॉन्ग कौन है? 10 टू दी पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। क्लियर हो गया यहाँ? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? लिखी हुई है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
चलिए हो गया ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग इस चैप्टर का वो है इनर्शिया। अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिकली किया है, अब हम एक्चुअल में चैप्टर में एंटर करते हैं, वो है इनर्शिया। रिमोट इनर्शिया। फर्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी कौन सी है? इनर्शिया है। फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है हमारे? इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है इसको हमें समझना है। जब भी आप बस में बैठे हुए होते हो, सडनली ब्रेक लगता है, आपकी बॉडी कौन से डायरेक्शन में जाती है? आगे। ब्रेक लगने पर तो बॉडी आगे जाती है, एक्सेलरेट करती है बॉडी। आपकी जो बस या कार जो है वो एक्सेलरेट करती है, तब बॉडी किधर जाती है? पीछे की तरफ। सुनो, राइट साइड में टर्न लेती है तो बॉडी किधर जाती है? लेफ्ट साइड में। तो ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉन एज द इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, अगर हम रेस्ट पे है, किस पे है हम? तो वो इनर्शिया बोलता है कि भाई तू किस में रहे? रेस्ट पे है ना। वो इनर्शिया क्या बोलता है कि रेस्ट पे है तो किस में रहने का? रेस्ट पे रहने का। मोशन पे है तो किस में रहने का? मोशन। जैसे हम रात सुबह सोते हैं, रेस्ट पे होती है बॉडी, तो सुबह मन क्या करता है? पहला कि भाई यार सोते ही रहते हैं, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। रात को हम जग रहे होते हैं उल्लू की तरह, तो मन क्या करता है? क्या जगते ही रहते हैं, फोन में गेम खेलते रहते हैं, सीरीज देखते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बस। तो यही हमारा मन रहता है। तो हम जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अगर मैं मोशन में हूँ तो किस में रहना चाहूंगा? रेस्ट पे हूँ तो किस में रहना चाहूंगा? रेस्ट में। इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एनर्जी। और ये हमेशा, ये टेंडेंसी और ये प्रॉपर्टी जो है, हमेशा आपकी स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसको वो क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? अपोज। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये रही बस और ये रहे आप। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? पहले हमारी बॉडी किस में थी? मोशन में। किसमें थी? मोशन में। आराम से मजे से जो है बस चल रही है। सडनली लगता है ब्रेक। क्या लगता है? अब ब्रेक क्या है? हमारी स्टेट में चेंज करने की कोशिश की गई है। चेंज इन स्टेट, जो हमारा पहले मोशन में थे उस मोशन से किस में लाने की कोशिश की गई है? रेस्ट पे लाने की कोशिश की गई है। मतलब ये यहाँ पर हम हमारे स्टेट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो है इस चेंज के कौन सी डायरेक्शन में रिएक्ट करती है? चेंज को हमारी बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है हमारी बॉडी? अपोज। तो इस चेंज को अपोज करने के लिए, ये चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको अपोज करने के लिए बॉडी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अगर हम सीधे जा रहे हैं और कार सडनली राइट टर्न लेती है, तो चेंज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? राइट। उस राइट को, उस चेंज को अपोज करने के लिए बॉडी किधर चली जाएगी? लेफ्ट में। समझ में आया? यहाँ पे हमारी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, रेस्ट से मोशन में आ रही, तो मोशन में आ रही तो चेंज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसको अपोज करने के लिए बॉडी किधर जा रही होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसी प्रॉपर्टी को, जो टेंडेंसी ऑफ बॉडी है, जो हमेशा हमारी स्टेट में चेंज को क्या करती है? अपोज करती है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब ये इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? न्यूमेरिकली इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। किस पर डिपेंड करता है? जिसका मास ज्यादा होगा उसमें उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा, उसमें उतना ही ये टेंडेंसी जो है, जो मोशन को या उसके चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर पार्क में एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा वेट वाले को नहीं बैठ, या इससे कम वाले को नहीं बैठ, है ना।
अब अगर मान लीजिए कोई राइड में लिमिट है कि 90 से ज्यादा वाला जो है इस राइड में नहीं बैठ सकता है, अगर वो बैठ जाए तो आप जाके वहां पे लड़ोगे, हम बैठ जाएंगे तो क्या ही होगा, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब बैठोगे तो होगा क्या, उस राइड का एक लिमिट है, जैसे ये राइड इस तरह से आ रही है और ये ऐसे जा रही है, बरोबर। तो अब क्या होगा, यहाँ से कोई बंदा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ आके वो रुक जाएगा, बरोबर। जैसे नो, तो ये राइड इस तरह से जा रही है, हमारे ध्यान से समझना। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। अगर यहाँ से जब यहाँ से ड्रॉप किया तो किसमें है, मोशन में, तो मोशन में रहने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये राइड बनाई थी 80 के हिसाब से, कि मतलब 80 वाला इसको क्रॉस नहीं कर सकता, 80 वाले की टेंडेंसी यहाँ पे कहीं आके खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अपोज कर रहे हो ना आप स्लोप ऊपर की तरफ कर दिया तो अपोजिशन मिल रहा है। हाँ, तो अपोजिशन को एक लिमिट तक क्या करेगा, वो जो हमारा ये जो अपोजिशन मिला, चेंज मिला, उस चेंज को एक लिमिट तक अपोज करेगा, यस और नो। तो अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मोशन में रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना ही वो स्लोप ऊपर जा सकता है। तो अगर यहाँ पर हमने 80 के ऊपर वाला बंदा रख दिया, मान लो 120 वाला रख दिया, तो 120 वाला यहाँ से नीचे आया और उसके बाद में भी काफी देर तक किसमें रहेगा, मोशन में रहेगा, तो वो इस राइड की लिमिट से भी ज्यादा आगे क्रॉस कर सकता है। इसीलिए अगर 80 वाली राइड है तो उसमें किसको जाना चाहिए, 80 वाले को ही जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कम वाला जाए, तो कुछ राइड्स में ऐसा लिमिट होता है कि आप 50 से नीचे वाले को अलाउ नहीं है। जैसे वो एक राइड है ना, वो दूसरी करके जो राइड, वो 90 डिग्री वाली जो है, उसमें क्या था, ऐसा था कोई ऐसा था हमारे। तो अब उसको यहाँ से यहाँ पे चलो आने के बाद स्लोप आ गया, लेकिन यहाँ तक तो क्रॉस करना था। तो अगर आपका वेट 50 से कम है तो आप यहाँ तक पहुँचते, यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस यहाँ पे गिर जाते, यहाँ डोर होता है उससे निकाला जाता है। द रीजन इज दैट अगर आप 50 से कम हो तो आपका इनर्शिया कम है, तो जब आप स्लोप में ऊपर जा रहे होंगे तो मोशन में रहने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी, तो आप उस पूरे स्लोप को कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल होता है टू डिजाइन दी वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में जो लिखा होता है कि ये लिमिट से कम वाले को अलाउ नहीं है, इस लिमिट से ज्यादा वाले को अलाउ नहीं है, उसका रीजन है कि अगर उससे ज्यादा वाला आएगा तो मे बी वो उस राइड को क्या कर सकता है, क्रॉस करके आगे चला जाए। कुछ राइड्स में आपको अगर चाहिए कि नहीं आप तूफानी करना है तो आपके साथ में आप हेल्दी लोगों को बैठा, तो आप ज्यादा देर तक ऊपर जाओगे, है ना, सब चीजों। तो लिखो इसके अंदर, इनर्शिया इट इज द टेंडेंसी ऑफ, इट इज tendency or property of body, it is tendency or property of a body, it is tendency or property of a body tendency or property of a body by virtue of which it opposes, by virtue of which it opposes any change in its state, by virtue of which it opposes any change in its state, by virtue of which it opposes any change in its state of rest, any change in its state of rest, any change in its state of rest or state of motion, or state of motion, any change in its state of rest or state of motion. क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और हमेशा अपने चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज। तो ये लिखा मैंने, तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी विच ऑलवेज अपोज इन इट्स चेंज, जो भी उसके स्टेट में चेंज को अपोजिशन मिलता है उसको वो क्या करती है, चेंज मिलता है उसको हमेशा क्या करती है, ये अपोज करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। तो बेसिकली इनर्शिया मतलब क्या हो गया है, मास हो गया है।
Numerical measure of inertia is mass. Numerical measure of inertia is numerical measure of inertia is mass. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चली है कि मास जो है वो हमारे इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर आपका मास ग्रेटर होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर। मास ग्रेटर तो इनर्शिया भी क्या होगा, ठीक है। ये इनर्शिया जो है हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसका एग्जांपल क्या है बताओ। इनर्शिया ऑफ मोशन, उसका एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देख तो ये भी रेस्ट का एग्जांपल कौन सा है, आदित्य, आकांक्षा, अथर्व, भाग्यश्री, चिन्मय, कृष्ण, तन्वी, ध्रुव, दीप्ति, दिया, पलक, पियोनी, विशा, हिया, ईशा, जानवी, झील, काव्या, कमल, खुशी, कृषा, कृष्णा, क्षितिजा, माही, मैत्र, मैत्री, मिष्टी, नायशा, निरंजन, नायका, पाक, पर्व, प्रथम, प्रियंका, रायना, रक्षित, राशि, सोनी, स्नेही, स्तुति, तक्ष,
तमन्ना, त्रिशा, त्रिशा, वनश्री, विभूति, विषम, यज्ञेश, युग, दिल, खड़ा हो, स्टैंड अप। स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बता। स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर स्क्रू गेज का 0.0 जीरो एरर कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज में? पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव में जो काउंट मैच होता है इनटू LC करना है। और कब होता है पॉजिटिव एरर? जब 0 आगे हो जाता है, आगे काम 1 2 3 वो मेन स्केल के सामने आ जाता है। और दूसरा नेगेटिव एरर? और नेगेटिव एरर जब 0 ऊपर जाता है, मतलब 97 98 99 आता है तब, तो 100 माइनस वो 97 वगैरह है वो इनटू लीस्ट काउंट। उसके बाद में वर्नियर स्केल के बारे में बताओ। क्या वर्नियर स्केल का उसका जीरो एरर कैसे निकालते? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं पहले तो स्क्रू गेज का? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट MSD माइनस एमएसडी माइनस VSD एमएसडी क्या है? मेन स्केल डिवीजन। VSD क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। हो गया यहाँ से लिख के सबका। अभी कौन रीड बोल रहा है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। क्लियर है? जैसे वहाँ पर वो रिमोट रखा हुआ है, मैं यहाँ से कितने भी प्यार से रिमोट को बुलाऊंगा हमारी तरफ आने वाला नहीं। क्लियर है? द रीजन इज दैट क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अगर वो रेस्ट पे है तो बॉडी किस पे रहेगी? रेस्ट पे। मोशन में है तो किस में रहेगी? मोशन में, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो लिख दो इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको हम? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखो इसके अंदर इफ बॉडी इज एट रेस्ट, if body is at rest, and it remains at rest. If body is at rest, then it remains at rest. Then it remains at rest. Then it remains at rest. And if it is moving with constant velocity, then it continues to with constant velocity. Continues to with constant velocity. मतलब अगर constant velocity से जा रहा है तो constant velocity से ही continuously क्या करेगा? मूव करेगा. Until unless
it is acted upon by an external force. Until unless it is acted upon by an external force. जब तक कोई external force ना लगे तो बॉडी रेस्ट पे है तो किस पे रहेगी? रेस्ट पे. मोशन पे है तो किस पे रहेगी? मोशन पे. Until unless it is acted upon by an external force. Until unless it is acted upon by an external force. सिंपल टर्म में देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. पता है ना, एक फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. पढ़ा है अभी काइनेमेटिक्स में. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अगर हमारी वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है हमारे पास में? कांस्टेंट रहेगी इफ बॉडी इनिशियली क्या है? मोशन में. या फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे? 0 इफ बॉडी जो है वो क्या है? रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल के इक्वल होगी अगर वो मोशन में है. क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा. एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी. बॉडी इनिशियली मोशन में है तो बाद में भी मोशन में रहेगी. सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. ये भी लिख लो. हाँ बोलो. EX की मतलब के. चलिए अभी नेक्स्ट करने डालो लीनियर मोमेंटम. लिखेंगे लीनियर मोमेंटम. अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो
लीनियर मोमेंटम को समझते हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब जो है, यार तुम लोग अलग ही चल रहा है। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करो किससे? P से। किससे डिनोट करेंगे? P। लीनियर मोमेंटम का कौन सी क्वांटिटी है? पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। मास कौन सा होता है इसमें? स्केलर। क्या फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। क्या है इसका फॉर्मूला? हमेशा याद रखिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो किसको दिखाती है? मोशन को। किसको इंडिकेट करती है? मतलब अगर आपके पास मोशन है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा ही होगा। तो अब लीनियर मोमेंटम, क्योंकि किसी भी बॉडी पे जब भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स में सिर्फ वेलोसिटी का ही रोल नहीं है, वेलोसिटी के साथ किसका रोल है? मास। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मास के साथ साथ में किसका रोल हो? वेलोसिटी का। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम, जो किसको डिस्क्राइब करती है? मोशन को। किसको डिस्क्राइब करती है? तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है? उसमें लीनियर मोमेंटम P जो है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और एक भले आदमी ने बताया था स्केलर इनटू वेक्टर विल गिव यू वेक्टर। क्या देता है वो? वेक्टर। तो फॉर्मूला आया P इक्वल टू mv। अगर उसमें वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कौन सी होगी बताओ लीनियर मोमेंटम की? तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? लीनियर मोमेंटम की ही डायरेक्शन होगी। यस और नो? इसका यूनिट क्या रहने वाला है लीनियर मोमेंटम का? तो इसका यूनिट रहता है हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है इसका? देखो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो m1 l1 t माइनस 1। क्लियर? लिख दो फटाफट। और फिर देखो हेडिंग, न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो न्यूटन सेकंड लॉ, नोट करो ये।
क्या न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं? एज पर न्यूटन सेकंड लॉ किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? फोर्स। मान लीजिए मानो इधर से कोई बॉल आ रही है और हमने उसको बैट से हिट किया, तो बैट से हिट करने पर क्या होगा? उस बॉल के मोमेंटम में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? उस बॉल के मोमेंटम में। पहले एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा था, हिट करने के बाद में वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? चेंज। क्या होगा? ये चेंज। अब वो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। जितने कम टाइम में आप ज्यादा मोमेंटम चेंज करोगे, इसका मतलब आपने उतना ही उस पर क्या लगाया है? ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। ये सुनो, जितने कम टाइम में आप ज्यादा मोमेंटम में चेंज करोगे, उतना ही फोर्स आपने क्या लगाया है? उस बॉडी पे ज्यादा लगाया है। ये सुनो कि अब इसका मतलब क्या है? फोर्स क्या हो गया? किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मोमेंटम में चेंज होने की रेट पे। रेट मतलब टाइम से डिवाइडेड। मोमेंटम में चेंज होने की रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे। क्लियर है? जितना आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे कि मान लीजिए आप भाग रहे हो और आपको एक सर्टन, आपको जो एक डिस्टेंस, आपको एक सर्टन पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे ग्राउंड पे, उतना तेज आपको क्या मिलेगा? उतना ही फोर्स ग्राउंड आप पे अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? आपका मोमेंटम जो है, आपकी वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जितने कम टाइम में आपकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उतना ही फोर्स आपके ऊपर क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। ये सुनो, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। विच फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is directly proportional to rate of change of linear momentum. इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है rate of change of linear momentum. dp by dt का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया है? डिफरेंशिएट। इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। dp को अगर हम उस तरह से लिखे, अगर चेंज ज्यादा हो रहा है तो क्या लिखते हैं आप? डेल्टा p। स्मॉल चेंज होता है तो क्या लिखते हैं हम? dt। टाइम में चेंज ज्यादा हो रहा है तो क्या लिखते हैं आप? डेल्टा t। स्मॉल चेंज है तो क्या है? dt। तो स्मॉल चेंज को भी हमने काउंट किया यहाँ पे, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बना फोर्स का? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। और dp बाय dt का मतलब क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल dt में जो स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? फोर्स। तो फोर्स is directly proportional to rate of change of linear momentum, और एक किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? रेट जो है वो क्या? विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मैंने नेट फोर्स लिखा है। क्या लिखा है मैंने? नेट फोर्स। अब ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से फोर्स 100 न्यूटन आ रहा है, दूसरे से 20 न्यूटन आ रहा है। एक तो सिस्टम को चला रहा है, दूसरा सिस्टम को रोक रहा है, तो आपका नेट फोर्स क्या होगा? 100 माइनस 20। तो कितना हो? जो 80 न्यूटन बचा है, उस 80 न्यूटन की वजह से बॉडी को क्या मिलेगा? मोमेंटम में चेंज होगा। तो उस 80 न्यूटन की वजह से बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा। यस और नो? 100 की वजह से नहीं होगा। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपने इधर से 100 लगाया तो दूसरी तरफ से आपने क्या लगा दिया? 20। उसने 20 ने क्या कर दिया? आपका 100 मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो 20 मोशन को क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। तो नेट जो फोर्स है जो बॉडी को एक्चुअल में मूव करा रहा है वो कितना है? 8। अगर इधर से भी 100 लगाया, इधर से भी 100 लगाया, तो बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं। तो बॉडी में मोमेंटम में चेंज किस वजह से होता है? नेट फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? नेट फोर्स। तो ये क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, नादान बच्चे, सर स्टेटमेंट लिखवाओ। तो स्टेटमेंट क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? तो क्या स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है? क्या हमारा जो ये
जो हमने लिखा है ये खुद अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट, इसको वर्ड में लिखना है। फिर क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, वो कांस्टेंट लिखा हमने के, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है इस कांस्टेंट की वैल्यू, 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, इसके इक्वल होगा dp बाय dt। क्लियर है, देखिए रफ्तार में स्पीड ऑफ लाइट से। क्या लिख के, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया वर्सेस का सेकंड क्वेश्चन आंसर, इसको सेकंड लॉ ये चाहे तो हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया था, रेस्ट पे था, वैसे ये क्या हो गया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और थर्ड हो जाता है लॉ ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट। वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़े आगे। अब ये जो है हमारे पास dp बाय dt, इस पे के हम दो बढ़िया केसेस लिखेंगे शानदार से। एक फॉर्मूले से बनाएंगे दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो आपने जो सुना हुआ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू F नेट फोर्स है ये, दैट इज इक्वल टू dp बाय dt। माय डियर P मतलब क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को प्यार से रखो mv। अरे हाँ या ना, अब यहाँ करते हैं हम दो केस। केस नंबर 1, यहाँ आपका मास जो है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होता। जैसे सपोज जो वो बॉल आई थी, उस बॉल का मास तो कांस्टेंट ही था। फोर्स अप्लाई करने के बाद, हिट करने के बाद बॉल के मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। मान लो अभी युग जो है परेशान हो गया और यहाँ से भाग के जो है इस डोर पे हिट करता है, तो युग का मास कोई चेंज नहीं हो रहा है। हिट करने के बाद में इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन मास में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो मास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। कौन सा बल, क्लियर हो गया। तो
अब आपको क्या करना है, ये रहा हमारा फॉर्मूला F net इक्वल टू mv, ये दिख रहा है आपको। और कांस्टेंट को भले आदमी ने जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा आपको, हाँ अमन सर भले ही है वो मेरे, तो उसमें क्या करना है, मास कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से क्या कर दो, क्या कर दो, हटा मत दो, बाहर निकाल दो, है ना। तो उसको बाहर निकाल दिया हमने, फिर किसको डिफरेंशिएट किया, v को, बरोबर। dv बाई dt क्या हो गया आपका बताओ, मास इंटू dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास, क्लियर है, फोर्स इक्वल टू, हमारी मास जो है वो हमें बहुत पुश करती है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट केस नंबर 2, अगर मास कांस्टेंट ना हो, अब ऐसा कौन सा केस है जिसमें मास कांस्टेंट नहीं होगा, वो है लिक्विड जो फ्लो करता है, ठीक है ना, जो फ्लोइंग लिक्विड है। तो मान लीजिए हम एक पाइप लेके आए, उससे वाटर जो है फ्लो कर रहा है। अब उस वाटर जो आपकी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा उस पर डिपेंड करता है फोर्स। अगर आप उस पाइप के जस्ट पास में खड़े हो तो आपके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, आप दूर खड़े हो तो थोड़ा फोर्स कम लगेगा। जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी पे हिट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फोर्स कितना होगा। तो वहां पर मास कांस्टेंट नहीं है, वहां मास किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस रेट से बाहर आ रहा है। एक सेकंड में वहां फ्लोइंग लिक्विड के अंदर आप मास कैसे कांस्टेंट बोलेंगे, वहां तो वाटर का मास जो है वो क्या है, डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि कितने टाइम तक आप देख रहे हैं। सुनो, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। आप एक सेकंड पे मान लीजिए कि 2 लीटर वाटर बाहर आया, 2 सेकंड में इतना वाटर बाहर आया, तो वहां पर मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लोइंग लिक्विड में टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां कौन वेरिएबल हुआ, मास हो जाता है वेरिएबल और वेलोसिटी हो जाती है वहां पर कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है पाइप से वाटर बाहर आ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें आप कौन कॉमन बाहर निकाल देंगे, वेलोसिटी को। सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, मास को। अरे हाँ आया ना। और ये dm बाई dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जो मास में चेंज हो रहा है, या रेट ऑफ एमिशन ऑफ मास, जो मास जिस रेट से बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर dm बाई dt किसको बता रहा है, हमारे मास के चेंज को बता रहा है। दिस इज द रेट ऑफ मास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ मास। मास में चेंज होने की रेट है, और dm बाई dt का जो यूनिट है वो है kg/s। क्लियर है। अब यहाँ पर आप मास को क्या लिख सकते हो बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला सुना है ये, मास का फॉर्मूला और क्या हो सकता है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर सुना है ये फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से डिनोट किया, वॉल्यूम को कैपिटल वी से करना है ना, स्मॉल वी से वेलोसिटी को क्या हुआ है हमने, तो रो इंटू वॉल्यूम ही लिख देता हूँ। चलिए वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ। अरे हाँ या ना। अब जैसे ये रहा पाइप, इस पाइप से वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये एरिया इसका क्या है हमारा, ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है। अब आपका ये लेंथ कितना ले रहे हो वो डिपेंड करेगा टाइम पे। 1 सेकंड तक का ही ले रहे हो तो इतना ही लेंथ, 2 सेकंड का लेंथ लोगे तो और ज्यादा लेंथ। तो लेंथ वेरिएबल हो गया, क्या वेरिएबल हो गया, लेंथ। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम को भी लिखा है क्या, रो इंटू ए इंटू एक्स। उसमें से वाटर अगर लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसका डेंसिटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। उसको बाहर निकाल दो। तो dx बाई dt, लेंथ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो रो ए वी, dm बाई dt कितना आ रहा है, रो ए, कितना आ रहा है, रो ए वी। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, देखो नेट फोर्स का फॉर्मूला v इंटू dm बाई dt, और dm बाई dt को आप क्या बोलोगे, रो ए वी। तो फॉर्मूला हो गया रो ए वी
स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रो ए वी स्क्वायर। तो मैंने दो फॉर्मूले बना दिए फोर्स के, एक मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा क्या है? रो ए वी स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर कब यूज करना है? जब मास क्या हो? वेरिएबल। क्या हो? मास वेरिएबल। इसका एग्जांपल्स क्या है इसके? एक तो क्या है? वाटर फ्रॉम या लिक्विड फ्लो फ्रॉम पाइप। दूसरा क्या है? रॉकेट के अंदर से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है, तो वो एग्जॉस्ट गैस का जो फोर्स है वो भी क्या हो गया? हमारा वेरिएबल ही है। वहां पे गैस किस पे डिपेंड कर रही है कि कितने टाइम तक आप उस गैस को मेजर कर रहे हो। तो वहां पर रॉकेट प्रोपल्शन वाला पार्ट भी किसमें आ गया? वेरिएबल मास वाले, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है। तो इन शॉर्ट जहां पर भी लिक्विड फ्लो कर रहा हो या गैस फ्लो कर रहे हो, फ्लोइंग फ्लूइड वाले केसेस, कौन से केसेस? फ्लोइंग फ्लूइड वाले केसेस, जहां फ्लो कर रहा हो लिक्विड या गैस, वो सारे केस में आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाना है? रो ए वी स्क्वायर। क्या लगाना है? तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 है। केस 2 के नीचे ये सब भी लिख देना। हाँ, लिखो फटाफट उस्ताद। तो केस 1 में कौन से केसेस जिनके मासेस सारे क्या है? कांस्टेंट। जैसे ब्लॉक हो गया, उनका मास कांस्टेंट होगा। केस 2 में कौन से केसेस जिसमें मास वेरिएबल होंगे? जिसमें फ्लोइंग फ्लूइड वाले केसेस हो, जहाँ लिक्विड क्या कर रहा हो, गैस क्या कर रही हो, फ्लो कर रहा हो। जैसे पाइप से वाटर का आना, रॉकेट से गैस का बाहर निकलना, ये सारे कौन से केसेस है? केस 2। तो वहां पर आपका फोर्स का फॉर्मूला होगा V इंटू dm/dt। वेलोसिटी ऑफ द गैस वो कांस्टेंट रहेगी, dm/dt क्या रहेगा? रेट ऑफ मास। या दूसरा फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर। इसमें रो क्या हो गया? डेंसिटी, ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या हो गया? वेलोसिटी। सही से पूरा लिखना। वी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। ए का मतलब क्या है? एरिया। वो भी कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया। और रो तो पता ही है क्या है? डेंसिटी है ना। रो हमें ऑलरेडी पता है क्या है? डेंसिटी। ठीक है, ये लिख के फिर भागना, पहले मत भाग जाना। चल लिख दे, लिखिए।